एज अ वाइस चेयरमैन मुश्किलात तो आती होंगी कि जज के खिलाफ करप्शन का केस आया आपके पास। प्रेशर उसके लिए होता है जिसने काम ना करना हो, जिसने करने की नीयत ठानी हो, कर रहा हो, उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अभी आयशा अकरम का जो केस हुआ आपने भी देखा होगा, उसमें बेशुमार लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जब आप 400 नामालूम के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करेंगे, आपके जो मुद्दइया है वो खुद ही उसमें एफआईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं। ये कब होगा कि मजलूम को इंसाफ मिलेगा और मुजरिम को सज़ा होगी? कभी भी आपने मुलजिम से या मुजरिम से या जज से और लॉयर से उसका मौक़िफ़ नहीं लिया गया। हमेशा सिर्फ जिसकी बेल हो गई आपने वही टीवी पे दिखा दिया, वही मीडिया ने हाईलाइट कर दिया। जो वकला की फ़ीसें हैं ना, वो नहीं हमसे अफोर्ड होती। जब हम 50,000 वाली फ़ीस के लॉयर को 5,000 रुपये देते हैं तो वो माजरत के साथ फिर मायूसी होती है। फिर वो दूसरी दफ़ा भी आपसे 5,000 लेगा, तीसरी दफ़ा भी लेगा, चौथी मरतबा भी लेगा, पाँचवीं मरतबा भी लेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। इस वक्त हम मौजूद हैं वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसल फरहान शहजाद साहब के साथ, जो कि साबिक सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, मौजूदा जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। सर आप पहले जब सदर थे और अब माशाल्लाह आप सेक्रेटरी भी हैं, आप वाइस चेयरमैन भी हैं, पहले भी आपने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए वकला के लिए और अब भी आप कर रहे हैं, तो क्या रिफॉर्म्स कर रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले बतौर सदर लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन, फिर सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन, और अल्लाह ताला ने मौका दिया मेंबर पंजाब बार कौंसिल का। अब अल्हम्दुलिल्लाह बतौर वाइस चेयरमैन भी सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी लीगल फर्टेनिटी और इस इदारे का वक़ार बहाल करना। चंद लोगों की वजह से जो कि पिछले कई सालों में हमें डैमेज नज़र आया, इसके साथ साथ हमने बायोमेट्रिक इलेक्शंस को फोकस किया, उसका आगाज़ किया। ई रजिस्ट्रेशन हमने ऑनलाइन वेबसाइट, आपकी इंटीमेशन और उससे रिलेटेड हमने इंटीग्रेशन सिस्टम की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन करते हुए 3 साला डिग्री प्रोग्राम को कंटिन्यू करने का दावा किया और ऑफ़र किया, उनके ख़िलाफ़ भी पंजाब बार कौंसिल ने नोटिस और प्रोसीडिंग का आगाज़ कर दिया है। अनकरीब हम उनके ख़िलाफ़ एफआईआर्स का इंदराज भी करवाने जा रहे हैं। अदालती इस्लाहात पर आप लोग क्या कर रहे हैं? हाई कोर्ट के हवाले से जितनी पेंडेंसी है और जितना काम वहाँ होना चाहिए वो नहीं हो रहा, उसको हमने चीफ़ साहब के साथ टेकअप किया। जो हमारा आईटी सिस्टम है उसको हमने उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए चीफ़ साहब को रिक्वेस्ट लिखी। लोअर जुडिशरी में जो हमारा वेरीफाइड लॉयर हो वो उस सिक्योरिटी फ़ीचर कार्ड के साथ हो, एक जज से चेंज दूसरे जज से चेंज करना, ये तमाम जो मैल फंक्शनिंग मैल प्रैक्टिसिंग मिल के हो रही थी, इन तमाम इदारों में जुडिशरी और वकला किसी का भी कसूर था, लेकिन हम उस इदारे को बेहतरी की तरफ आइंदा लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। अदलिया में जो करप्शन है इस वक्त, उसको कैसे दूर करेंगे और उसकी निशानदेही करने वाले को कैसे आप लोग देखते हैं? हमने तमाम बार एसोसिएशंस को, अपने तमाम नुमाइंदगान को, अपने मेंबर्स पंजाब बार को, इनकी ये ज़िम्मेदारी में शामिल है कि वो अपने अपने एरियाज़ की इन तमाम जजेस की करप्शन को हमारे सामने लाएं। जो एप्लीकेशन, जो लेटर, जो इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ रही है, मैं उसी वक्त वो चीफ़ साहब के नोटिस में ला रहा हूँ ताकि चीफ़ साहब उस पर एक्शन लें और हमें उसका अपडेट किया जाए। एज अ वाइस चेयरमैन मुश्किलात तो आती होंगी कि जज के खिलाफ करप्शन का केस आया आपके पास और अब आपने उसको चेयरमैन साहब को भिजवाना है, तो प्रेशर तो आता होगा आप पे भी? प्रेशर उस वक्त आता है जब आप ख़ुद उस करप्शन में शामिल हों, अदरवाइज़ कभी कोई प्रेशर नहीं होता। प्रेशर उसके लिए होता है जिसने काम ना करना हो, जिसने करने की नीयत ठानी हो, कर रहा हो, उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। तो इसीलिए हम इस चीज़ में बेखौफ होकर कर रहे हैं कि ना इन जजेस के साथ कभी सारी ज़िंदगी टाउटी की, ना इनके साथ हमने मिलकर कोई करप्शन की, ना ही इस तरह के हम मैल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहे। हम उन तमाम को लिख के चीफ़ साहब के नोटिस में ला रहे हैं। उसके बाद अब चीफ़ साहब पे है कि फ़र्दर क्या एक्शन करते हैं। वो अगर हमें डिले नज़र आया तो फिर हम अगला लाया अमल इस पे अमल करेंगे। अदरवाइज़ हमने पूरे 1 महीने में कोई एक स्ट्राइक भी इसलिए कॉल नहीं की। सर देखा गया
पहले भी वीडियोस भी आई जजों के ख़िलाफ़, करप्शन के केसेस भी आए, कोई इकदाम जो हैं वो नहीं हुए। हम सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो देख लेते हैं या उसकी ऑडियो सुन लेते हैं। हमने उसके बाद के एक्शन को कभी बैकअप भी नहीं किया। हम सिर्फ उसको एज ए हाईलाइट स्टोरी बना के उसको सिर्फ सोशल मीडिया पे सर्कुलेशन में ज़रूर मसरूफ़ होते हैं। जब तक उसको कंसर्न्ड अथॉरिटी के इल्म में नहीं लाया जाएगा, कंसर्न्ड अथॉरिटी उस पर एक्शन नहीं लेगी। हमें एक्शन इसलिए नहीं नज़र आता क्योंकि हमारे अपने कॉलो फेल में तज़ाद है। सर, इंसाफ का अमल जो है वो हम देख रहे हैं कि बहुत ही कमज़ोर है और लोग बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि यार इंसाफ नहीं मिल रहा। अगर कोई करप्शन का केस आता है तो उसकी बेल भी हो जाती है। अगर कोई अब जैसे रेप केस हुआ, थोड़े दिन पहले एक बंदा पकड़ा जाता है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है उसके पास और पहले से बेल करवा लेता है अपनी। अगर इसमें आप उसकी कामयाबी ना कहें, हमारी कमज़ोरी, इदारों की कमज़ोरी, कानून के जो लकूनज़ हैं उनकी कमज़ोरी कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, अभी आप वीडियोस की बात कर रहे थे कि इसको हम वेरीफाई नहीं करते। अभी आयशा अकरम का जो केस हुआ आपने भी देखा होगा, उसमें बेशुमार लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें एक बुज़ुर्ग भी हैं उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। उन बेचारों की बेल ही नहीं हो पाई। जब आप 400 नामालूम के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज करेंगे, आपकी जो मुद्दइया है वो ख़ुद ही उसमें एफ़आईआर दर्ज कराने को तैयार नहीं, अपने घर का एड्रेस गलत लिखवाती है, तो नामालूम अफराद में तो कोई भी ABCXYZ, जब आप इस तरह का इवेंट आपके पास पब्लिकली नज़र आता है तो 2-4 आपको लोग ऐसे जो उसमें शामिल नहीं होते वो भी आपको गिन के साथ पिसते हुए नज़र आते हैं। इसलिए कुछ ज़ाती अदावत तो नहीं थी उन बुज़ुर्ग के साथ, इसलिए आपने लेटर ऑन देखा कि उनको छोड़ दिया गया। अब मुझे आप बताएंगे सर, कई इसमें ऐसे लोग होंगे जो कसूरवार नहीं, जो इस इवेंट में शामिल नहीं, जैसे कि वो बुज़ुर्ग थे मगर उनको अरेस्ट कर लिया गया, बेल नहीं हो पाती, कितने कितने दिन वो उसमें जेलों में रहते हैं। हमारे पास इस तरह का कोई भी केस आता है तो हम उसको टॉप प्रायोरिटी पे टिकअप करते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं चलते। बार कौंसल आपका इदारा है, अगर यहाँ तक कोई साहब, कोई लॉयर आपके पास ये ऐसी चीज़ें लाएंगे तो हम इस्लाहात पे फोकस किए हुए हैं। अच्छा सर, मज़लूम और मुजरिम दोनों अदालत का सहारा लेते हैं और दोनों को ही अदालत का सहारा मिलता है। ये कब होगा कि मज़लूम को इंसाफ मिलेगा और मुजरिम को सज़ा होगी? कभी भी आपने मुलजिम से या मुजरिम से या जज से और लॉयर से उसका मौक़िफ़ नहीं लिया गया। हमेशा सिर्फ जिसकी बेल हो गई आपने वही टीवी पे दिखा दिया, वही मीडिया ने हाईलाइट कर दिया। जबकि आप वकालत में पूछें कि जो प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, जो सरकारी वकील आते हैं, उनकी तैयारी नहीं होती। वो केस को सिर्फ जॉब की सूरत में लेते हैं, वो इसके ज़िम्मेदार नहीं होते। सरकारी वकला जो हैं उनके ख़िलाफ़ क्यों एक्शन नहीं लिया जाता, ना उनको कोई सज़ा होती है? क्या एज आ वाइस चेयरमैन उनके ख़िलाफ़ भी आप कोई इक़्तिदाम करेंगे? सरकारी वकला क्योंकि वो आपकी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, कुछ फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो हमारी बार कौंसिल में अगर गवर्नमेंट ख़ुद को कंप्लेनेंट बनना चाहती है तो बने, हमें कंप्लेंट भेजें, हम उस पर एक्शन लेंगे। बीइंग एज एडवोकेट, अगर उसका मिसकंडक्ट आता है, अगर उसकी कोई करप्शन का केस हमारे पास आता है, दैन हम उसको टेकअप कर सकते हैं या उसके साथ लेके चल सकते हैं। जाली वकला की भी बड़ी तादाद इस वक्त पाई जा रही है, उनके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन ले रहे हैं आप? जी, रिसेंटली 14 FIRs आपको जुलाई एंड में नज़र आई। आइंदा भी इस तरह का जो भी केस आ रहा है उस पर कोई माफ़ी नहीं है। सर, एक और जो शिकायत है सबसे बड़ी, जो लोग बेचारे गरीब लोग होते हैं वो कहते हैं जो वकला की फ़ीसें हैं ना वो नहीं हमसे अफोर्ड होती। जब हमें ये शऊर आ जाएगा कि हम किस सर्विसेज को हायर करने जा रहे हैं, हम किसके पास जा रहे हैं और हमें उसकी कितनी फ़ीस पे करनी है, तो तब ये शिकायत नहीं आएंगी। जब हम 50,000 वाली फ़ीस के लॉयर को 5,000 रुपये देते हैं तो वो माजरत के साथ फिर मायूसी होती है, फिर वो दूसरी दफ़ा भी आपसे 5,000 लेगा, तीसरी दफ़ा भी लेगा, चौथी मरतबा भी लेगा, 5वीं मरतबा भी लेगा। जब आप ये रियलाइज़ कर लें कि मैंने एक ऐसा कॉम्पिटेंट लॉयर जो मेरे काम को समझता है, मेरा काम ईमानदारी से करता है और मैंने उसको उसकी इस सर्विसेज का मुआवजा देना है, हालांकि ये ऐसा नोबल प्रोफेशन है, इसका कोई मुआवजा तयन नहीं हो सकता। क्या ये चीज़ें डिसाइड नहीं होनी चाहिए कि इतनी फ़ीस होनी चाहिए इस केस के लिए और इतनी फ़ीस होनी चाहिए इस केस के लिए, कि ये फ़ीस जो है वो पे की जाएगी, इससे ज़्यादा ना की जाएगी ना इससे कम की जाएगी? वकालत एक नोबल पेशा है, लॉर्ड्स का पेशा है। कभी भी ना फ़ीस का तयन किया जा सकता है, ना ही कोई फ़िक्स रेट हो सकता है, प्राइस नहीं होती। जैसे जैसे सीनियरिटी में आते हैं तो जिस केस का 25,000 फ़ीस थी वो 25 लाख भी पे होती है।
तो फीसिस का तयन कभी भी नहीं हो सकता। एक वही केस 3,000 में, एक 3 लाख में भी करने वाला वकील, हमारे दोस्त भाई सब मौजूद हैं। सर अगर अच्छे वकील को अच्छा फीस पे नहीं की जाएगी, फिर ज़ाहिर बात है वो कम वकील वाले के पास जाएगा और इंसाफ का अमल जो है वो कमज़ोर होता नहीं देखते आप इसमें? हमारे पूरे पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड है कि हम सस्ती और अच्छी चीज़ जो है ना वो मांगते हैं। सस्ती हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, तो वही सर्विसेज का भी हम तयन नहीं कर पाते कि मैंने अपने एरिया के एक अच्छे लॉयर को हायर करना है। हम पैसे बचाने की खातर हम उससे ज़्यादा वो अपनी केस को भी ख़राब कर लेते हैं, और ऑनवर्ड हमारे लिए वो ज़हनी टेंशन का भी बायस बनता है। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। और हम माजी में भी ये चीज़ देखते आए हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी देखेंगे कि जो आपने बातें की हैं वो इंशाल्लाह सही साबित होंगी और साइलिन को भी इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह वकला को भी इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।